सभी को नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हम राज व्यवस्था पढ़ाने जा रहे हैं। राज व्यवस्था में पिछले क्लास में आप लोगों को राज के बारे में बताया था। राज किसे कहते हैं, राज के तत्व क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम अगला टॉपिक राज व्यवस्था में लोकतंत्र के बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र समझ गए तो संविधान समझ गए। और राज व्यवस्था के बारे में पहले ये जान लेना है कि राज व्यवस्था क्या है। तो आप भारतीय संविधान में कोई बुक में आप पढ़ते होंगे, लुसेंट हो या कोई भी बुक, उसमें प्रस्तावना लिखा होगा। अब प्रस्तावना में बहुत बातें हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवाद लोकतांत्रिक गणराज सारी बातें हैं, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये सब जो बातें हैं यही बातें राज व्यवस्था है। राजतंत्र में या विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा जो बातें उभर के आई थी, बहुत दार्शनिक ने बहुत राजनीतिज्ञ ने जो बातें बताया, सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को एक सामयिक रूप को हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं। और संविधान में उस राज व्यवस्था को सिद्धांत को एक संवैधानिक रूप दिया गया, उसे हम संविधान कहते हैं। यानी कानूनी रूप दे दिया गया कि आपको ऐसे काम करना है, इसमें ये विधान है। तो जब तक हम लोग सिद्धांत नहीं समझेंगे, यानी राज व्यवस्था नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग संविधान को नहीं समझ पाएंगे। राज व्यवस्था अगर हम लोग पढ़ लेते हैं आसानी से तो संविधान तो फिर चुटकी में है। 5 से 10 सेंचुरी का जो होता है, नहीं 10 पन्ना है। 10 पन्ना मतलब 20 पेज इधर उधर, तो 20 पेज में पूरा संविधान समाप्त। और नहीं तो फिर विद्यार्थी को तो आप जानते ही हैं कि पढ़ाने वाले जितने हैं वो सीधा आएगा मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 में ये है, अनुच्छेद 15 में ये है, 16 में ये पढ़ा दिया। उसको खुद पता नहीं कि हमें क्या पढ़ाना है। अगर आप लोकतंत्र पढ़ लें आज, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा संविधान को समझ जाएंगे कि आप हमें क्या पढ़ना है। बहुत आसानी से लोकतंत्र पर ही खेला, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ और लोकतंत्र के कितने आयाम हैं। और मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ चैनल के माध्यम से, कोई किसी के भी औकात नहीं है उस तरीके से बताने, किसी का एकदम पूर्ण। जो अगर सुन रहे होंगे और जहाँ तक ये जाएगी, तो वैसे शिक्षक को भी चैलेंज है जो दुकान खोलने वाले, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है क्या वो राज व्यवस्था को उस अंदाज से बताए विद्यार्थियों को कि वो समझ पाए। राज व्यवस्था समझे तो संविधान आसानी से समझ पाए कि हमारा भारतीय संविधान है क्या, हमें भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना, आखिर ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो सवाल ये है विद्यार्थियों के लिए कि आखिर वो पढ़ क्या क्यों रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो फिर सीधा बाबू ये पढ़ लो तो वो बेचारा पढ़ लेगा। और इसी कारण से एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो कहता है कि बना ही नहीं। बहुत कड़ा प्रश्न था, बहुत बड़े बड़े महानुभाव कट ऑफ निर्धारित कर रहे हैं दरोगा का, और ये भी कह रहे हैं कि दरोगा में ऐसा प्रश्न पूछा तो बीपीएससी में कैसा पूछेगा। यानी विद्यार्थियों के बीच में भय उत्पन्न। तो इस चैनल के माध्यम से जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो उन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक समान अध्ययन में हो, इतिहास हो या जीएस हो, प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, चैलेंज है कि अगर मैं उसे पढ़ा दूं समान अध्ययन में, अगर पॉलिटिकल राज व्यवस्था और संविधान, तो 1% छोड़ के कोई भी क्वेश्चन गलत होने का हो ही नहीं सकता। और मेंस में अगर 70% नंबर ना लाए तो फिर बेकार। जैसे हमने मेंस में बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में सेकेंड पेपर में 200, हम लोग के समय में 200 प्रश्न का 200 अंक का पूछता था, उसमें मेरा नंबर 139 था।
सेकेंड पेपर में 200 में तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने प्रतिशत अंक थे, प्राप्त हुआ मुझे। और बीपीएससी में सेकेंड पेपर में मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी हवा से संबंधित क्वेश्चन का तो नहीं, हवा का क्वेश्चन है, तो हवा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने अभी के टेंस में जो बीपीएससी पैटर्न चेंज किया है उसमें मैंने बहुत टॉपर का प्राप्तांक देखा। 1 नंबर वाला जो 1 नंबर फर्स्ट रैंक लाया, उसका सेकेंड पेपर में 135 नंबर है 300 में। तो आप समझ जाइए कि चूँकि उसका ऑप्शनल साइंस था या इंजीनियरिंग सेक्टर से वो विद्यार्थी है या मैथ था, इसलिए उसने टॉपर कर गया। लेकिन अगर उसका जीएस देखें फर्स्ट पेपर में जीएस में अच्छी नंबर है, स्वाभाविक अच्छा नंबर है, क्योंकि उसमें 72 अंक स्टैटिस से रहता है, तो स्वाभाविक है वहाँ मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड पेपर में 300 में 135, किसी का 140, तो फिर तो कोई ज़्यादा नंबर है नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब तक विषय वस्तु को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बार बार हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट या अवधारणा, तो बहुत विद्यार्थी को लगता है वो किस तरह कॉन्सेप्ट और अवधारणा क्या बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट है क्या, अवधारणा क्या है। तो आज उसी चीज़ को हम बताने जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट और अवधारणा क्या है, कैसे आप पढ़ें। जिसे हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, अवधारणा के साथ पढ़ें। तो अगर हम लोकतंत्र पढ़ लेंगे तो भारतीय संविधान को हम आसानी से समझ पाएंगे। आखिर हम भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, आखिर वो क्यों की गई थी, तो लोकतंत्र से ही है सभी जुड़ा हुआ। तो हम लोग लोकतंत्र पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारत के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोकतंत्र पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था, हम लोग लोकतंत्र, लोकतंत्र का हम लोग देखते हैं अर्थ, पहले अर्थ देखते हैं। लोक मतलब लोग, लोक मतलब लोग, और तंत्र मतलब शासन। लोग और शासन। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, शाब्दिक अर्थ, तो हो गया जनता का शासन। अगर हम लोग इसका सर्वमान्य परिभाषा देखें, सर्वमान्य परिभाषा, 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 तो सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन दिया था लोकतंत्र का। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति था, अब्राहम लिंकन, इसने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था, जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। और हम लोग देखें विश्व में राज्य में प्रथम लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? लिच्छवी का नाम सुने होंगे, बिहार में था। पूरी दुनिया में जब राजतंत्र था तो भारत के बिहार में लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आधुनिक लोकतंत्र।
वो तो आप पढ़े कि विश्व में राज्य में प्रथम लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो अब हम आधुनिक लोकतंत्र में जानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। आधुनिक पूरे विश्व में आधुनिक काल प्रारंभ होता है औद्योगिक क्रांति के बाद। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से आधुनिक काल शुरू होता है माना जाता है। और भारत में आधुनिक काल कुछ विद्वानों ने 1707 औरंगजेब की मृत्यु हुआ वहाँ से मानता है, कुछ विद्वानों 1764 बक्सर के युद्ध के बाद आधुनिक भारत मानता है। ठीक है, तो पूरे दुनिया में आधुनिक, अगर आधुनिक काल कहेंगे पूरे विश्व स्तर पे तो इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के बाद। तो आधुनिक काल में लोकतंत्र देखेंगे कि कहाँ स्थापित हुआ। तो हम लोग देखते हैं प्रथम प्रयास 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुआ। क्रांति, इसको रक्तहीन क्रांति भी बोलता है। रक्तहीन क्रांति, एक भी खून नहीं बहा था। रक्तहीन क्रांति, गौरवमयी क्रांति को। यहाँ पे एक राजा था, राजा उसका नाम था जेम्स द्वितीय। और जनता विरोध किया राजा को, और राजा को राज सिंहासन छोड़ना पड़ा। सिंहासन छोड़ना पड़ा। आधुनिक लोकतंत्र का प्रथम प्रयास हम लोग देखते हैं 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुआ था, उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। बहुत विद्यार्थी सुन रहे थे कि ये दरोगा के एग्जाम में विश्व का इतिहास से भी प्रश्न पूछा है, तो समझिए कि विश्व के इतिहास से क्यों पूछ दिया। तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुआ था, उसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। एक भी खून नहीं बहा, राजा के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया, और राजा वहाँ था जेम्स द्वितीय। इसलिए विरोध किया था कि राजा का जो शासन व्यवस्था था उससे जनता में असंतोष था, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया, क्रांति कर दिया, और एक भी खून नहीं बहा। रक्तहीन क्रांति कहते हैं। सिंहासन छोड़ना पड़ा। अब आगे आइए 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। स्वतंत्रता संग्राम 1779 ईस्वी में अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। सरकार का गठन हुआ। राष्ट्रपति बना कौन? राष्ट्रपति नाम सुने होंगे, जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति था अमेरिका का। वाशिंगटन, इसी के नाम पे इसकी राजधानी कहाँ है, या इसका एक शहर है ना। और दुनिया में प्रथम लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। दुनिया में प्रथम आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में ही पे, अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। यानी अमेरिका में प्रथम लोकतंत्र की, विश्व स्तर पे प्रथम लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में। तो आप लोग संक्षिप्त रूप से लोकतंत्र का अर्थ समझे। लोगों, अर्थ होता लोग, लोक मतलब लोग, और तंत्र मतलब शासन।
लोग और शासन, ये अर्थ हुआ। शाब्दिक अर्थ जनता का शासन। समान सर्वमान परिभाषा जो प्रचलन में है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो ये है। अब्राहम लिंकन, बहुत विद्वानों ने दिया लोकतंत्र पे परिभाषा, लेकिन अब्राहम लिंकन का परिभाषा को माना गया, सम्मान है जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है। विश्व में कौन ऐसा राज्य है जहाँ प्रथम लोकतंत्र की स्थापना हुआ था? लिच्छवी। आधुनिक लोकतंत्र का हम देखते हैं तो प्रथम प्रयास या प्रथम झलक, टेलर, लोकतंत्र का टेलर प्रथम वो इंग्लैंड में दिखता है गौरवमयी क्रांति के बाद 1688 रक्तहीन क्रांति के समय। प्रथम लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में हुआ 1776 में, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। 1779 में अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार का गठन। वहाँ स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के जो लोग थे इंग्लैंड के उपनिवेश था, तो इंग्लैंड के विरुद्ध में ही हुआ था। वहाँ भी ध्यान रखना, अमेरिका को भी इंग्लैंड ने गुलाम बनाया था, वहाँ भी उपनिवेश बनाया था उसको। ठीक है। वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन गठन, अमेरिका में प्रथम लोकतंत्र की स्थापना। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, लोकतंत्र का प्रकार। लोकतंत्र का प्रकार, प्रकार में आप लोग सुने होंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, किसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र? इसको सरल लोकतंत्र भी कहते हैं, सरल या साधारण। पूछ देगा तो आप लोग मार दीजिएगा वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हमको पता है पीटी में। सरल लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो भारत में वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो उसी हिसाब से मार दीजिएगा वो सरल है। नहीं, सरल या साधारण लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहते हैं, सरल या साधारण लोकतंत्र। अब ये क्या है? तो इसमें होता है जनमत संग्रह, निर्वाचन का तरीका, जनमत संग्रह, निर्वाचन, जनमत संग्रह। दूसरा, सरकार के नीति एवं निर्णय पर जनता मतदान करता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता का प्रतिनिधि शासन करता है, शासन एवं नीति निर्माण करता है, निर्माण करता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और निर्णय पर जनता मतदान नहीं करता, नहीं करता। इसका एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में स्विट्जरलैंड में है, और वो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल में भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे कैसा लोकतंत्र है? वो प्रत्यक्ष। अब इसमें समझिए, निर्वाचन जनमत संग्रह, एक जगह सब इकट्ठा हुआ, हाँ फलना बनेगा प्रधानमंत्री, फलना बनेगा राष्ट्रपति, हो गया चुनाव। वोट नहीं होता है। और सरकार जब बनती है, गठन होता है, तो सरकार जो जनता के लिए जो फैसला लेता है, नीति निर्माण करता है, फलना योजना, वृद्धा पेंशन वगैरह जितने भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना या औद्योगिक क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का,
तो सरकार जब नीति निर्णय करता है, लेता है, तो जनता उसमें मतदान करता है कि हाँ ये पास होगा कि नहीं होते। ठीक है, ये तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन नहीं करता है, जनता वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजता है संसद में, विधानमंडल में, वहाँ जाता है प्रतिनिधि, नीति निर्माण करता है, तो जनता मान लेती है कि हमारा आदमी वहाँ जीत के जकरा भेजाए हैं वो हमारे हित में फैसला करेगा। क्योंकि यहाँ पर तो मतदान, कोई भी ये बजट आता है या कोई निर्णय भी, किसान बिल आया था तो ये जनता से थोड़े पूछा गया, या किसान से कि हम ये बिल ला रहे हैं तो स्वीकार है, वहाँ पारित हो गया। उसके बाद जनता को लगा कि नहीं ठीक नहीं है, किसान को, बहुत किसान को, तो विरोध किया। लेकिन मतदान तो नहीं हुआ ना वहाँ निर्णय में, पारित करने के समय में। तो यहाँ वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इस रूप में इसको समझेंगे कि सरकार जो नीति निर्माण करता है, जो योजनाएं पारित करता है, उसमें जनता का कोई मतदान नहीं होता है। और यहाँ पे निर्वाचन कैसे होता है, वो प्रत्यक्ष विधि से। अब चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव देखे होंगे आप, वोट देते हैं फलना को, सांसद को, वह सांसद सरकार बनाता है, फलना का समर्थन करता है, वो प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को तो वोट दिए नहीं, उनको एक सांसद के रूप में दिए, और जब सभी दल बहुमत में आया तो वह प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से। तो लोकतंत्र पूरी दुनिया में दो प्रकार का लोकतंत्र है, एक आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का अंग लोकतांत्रिक सरकार का अंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। समझिएगा। एक होता है दलीय बोलते हैं। दूसरा होता है आपको विधायिका, या व्यवस्थापिका, और तीसरा होता है कार्यपालिका। लोकतांत्रिक सरकार का अंग यही है। ठीक है, अब देखिए, बहुत समय ये लुसेंट में या कोई किताब में, संविधान में पढ़ते होंगे, दल, राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं, तो आ गया ना क्यों हम लोग पढ़ते हैं दल। विधायिका हो गया, जैसे लोकसभा में जितने मेंबर चुना के गया MP, राज्यसभा में जितने मेंबर चुना के गया, विधानसभा में जितने चुना के गया, विधान परिषद में चुना के जितने गया, उसको क्या बोलते हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका। क्लियर हो गया। तो अब क्यों पढ़ते हैं संविधान में, लुसेंट में, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा फलना अनुच्छेद में है, इसके योग्यता ये है, इसकी शर्तें ये हैं। क्यों पढ़ते हैं पता चल रहा है ना, आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो लोकतंत्रीय सरकार का 3 अंग होता है, दल, विधायिका या व्यवस्थापिका, और कार्यपालिका। कार्यपालिका किसको कहते हैं, तो कार्यपालिका में समझिए, कार्यपालिका में जो शामिल होता है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है, और एक मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट में जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, नाम सुने होंगे, लुसेंट में पढ़ते भी होंगे आप लोग।
तो कार्यपालिका का विधायिका, पहले जनता क्या चुनती है? विधायिका चुनती है, और विधायिका से क्या बनता है? यानी मंत्री। सभी विधायिका कार्यपालिका नहीं हो सकता, लेकिन सभी कार्यपालिका विधायिका हो सकता है। क्लियर हो गया? अब लोकतंत्र। अब आइए आगे। अब देखिए, लोकतंत्रीय शासनिक संगठन। आप समझिए, पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो संगठन है, संरचना है शासन का, वो दो ही प्रकार का है, दो प्रकार का। एक नाम सुने होंगे आप लोग, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। एक नाम सुनेंगे आप लोग, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र का जो संगठन है, दो प्रकार का, एक संसदीय शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अब संसदीय शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान भी कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। उसको क्या बोलते हैं? संसदीय व्यवस्था। पूरी दुनिया में प्रथम संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड में आया था, और उसके बाद भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था पूछेगा, भारत का शासन व्यवस्था कैसा है? तो संसदीय है। संसदीय किसको कहते हैं? नाम मात्र का प्रधान कौन है? होता है राष्ट्रपति। और संवैधानिक प्रधान भी कौन है भारत में? लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। आप देखते होंगे कि जितना भी काम होता है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नीति निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। विदेश दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। देशों के साथ समझौता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। लेकिन किसके नाम से होता है समझौता वगैरह सब? या विधेयक पारित होता तो हस्ताक्षर किसका होता है? राष्ट्रपति का। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र कहा गया कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, बस बाकी हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम करेंगे, बाकी आप हस्ताक्षर कीजिए।
ठीक है, तो नाम मात्र का हो गया। और आदर्शीय शासन, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका क्या हो गया एग्जाम्पल में भारत। ठीक है, आदर्शीय शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? संवैधानिक एवं वास्तविक प्रधान कौन है? होता है राष्ट्रपति। एग्जाम्पल अमेरिका। क्लियर हो गया ना? अमेरिका में कैसा शासन व्यवस्था है? अमेरिका में आदर्शीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका में वहाँ पे संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। दोनों प्रधान राष्ट्रपति है। ठीक है, और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, जहाँ पे नाम मात्र प्रधान राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्रीय। तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था संविधान में? आदर्शीय क्लियर हो गया ना? राष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं ना? समझ में आ रहा है ना? तो आप देख रहे हैं कि कितना छोटा होते जा रहा है हमारा वो संविधान का जो अनुच्छेद 1 से 395 जो पढ़ेंगे, इतना नज़र आ रहा है 395 वो आ जाएगा, इतना में समटा जाएगा। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और क्यों हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ये हमें आप लोगों को हम बताने का प्रयास करें। इसी को बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट, हम बार बार बोलते हैं कॉन्सेप्ट से पढ़िए, अवधारणात्मक पढ़िए। यही हुआ कॉन्सेप्ट। अब आप लोग, बहुत बच्चे क्या करता है, मास्टर साहब पटना में दुकान खोलने वाला लुसेंट, वो खुद पढ़ता नहीं है। लुसेंट आया पढ़ के बताया फलना अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन, फलना में ये अध्यादेश, एक अनुच्छेद 133 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 148 बता दिया। उसके बाद हाँ, बउआ और लड़का भी, बच्चा बच्चियाँ भी, हाँ आज बहुत पढ़ लिए हैं, मास्टर साहब तो बहुत अच्छा पढ़ाए सर, फलना कोचिंग वाले। जो नाम भी हैं वो टीचर कम और कॉमेडियन अधिक हैं। बहुत ऐसे शिक्षक है, टीचर कम कॉमेडी अधिक। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो सारे आम। अब और भी आप देखते जाइए आगे। लोकतंत्रीय शासन का स्तर दो प्रकार से है, दो प्रकार का होता है। एक केंद्रीयकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। नाम सुने होंगे। केंद्रीकरण शासन का स्तर क्या है? संघ यानी राज्य जिसको बोलते, संघ या केंद्र, केंद्र स्तर पे है ना, केंद्र सरकार, राज्यसभा लोकसभा है ना, केंद्र स्तर पे, उसको संघ या केंद्र बोलते हैं। दूसरा राज्य स्तर पे विधानसभा है, विधान परिषद है ना, मुख्यमंत्री होते हैं। और विकेंद्रीकरण गांव स्तर पे, गांव स्तर पे शासन, गांव स्तर पे, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी जमीनी स्तर पे, गांव स्तर। सबसे छोटा इकाई तो गांव ही है, प्राचीन काल से चला आ रहा है जमीनी स्तर पे। आप देखते होंगे जमीनी स्तर पे भी लाने का प्रयास किया गया। 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज आया है, पंचायती राज। और 74वें संविधान संशोधन 1994 में नगर पालिका, नगर क्षेत्र में। तो ये लोकतंत्रीय शासन का स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जमीनी स्तर यानी गांव स्तर पे। तो केंद्रीयकरण में दो प्रकार का हुआ, केंद्रीयकरण और एक विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण में संघ और राज्य स्तर पे बोला, यहाँ नहीं।
राज्य स्तर पे ही नहीं, गांव के स्तर पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, शासन का तरीका लोकतंत्रीय प्रणाली से हो, जिसमें जनता मतदान करे, जनता भाग ले। उसके लिए 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, 74वें संविधान संशोधन 1994 में नगर पालिका। तो पंचायती राज और नगर पालिका क्यों पढ़ते हैं संविधान में, पता चल गया ना। ये भी है ना, पढ़ना है ना कि नहीं पढ़ना है। 243 अनुच्छेद लोग पढ़ते हैं, तो मास्टर साहब जानबे करते हैं आप लोग कि कैसे पढ़ाते हैं, उनको खुद पता नहीं कि हमें लोकतंत्र अगर हम पढ़ा दिए तो विद्यार्थी को संविधान का 80% पाठ खत्म। जो लुसेंट में पढ़ते हैं या लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, डीडी बसु या सुभाष कश्यप के जो बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उसमें या एनसीईआरटी का अगर लोकतंत्र आप पढ़ लिए बृहत आयाम से अवधारणा के साथ, तो आप सब कुछ क्या है पढ़ लिए। तो अभी तो यहाँ तक हैं, अब आगे हम लोग फिर देखते हैं। अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, अभी देखते जाइए। हमें ये बताना है कि लोकतंत्र है क्या और हमें संविधान क्यों पढ़ते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ें, मन से नहीं पढ़ें, लेकिन ध्यान से एक बार ज़रूर देख लें। अगर आप इसको देख लिए तो आपका बेड़ा पार। तब आपको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन जो है ना बहुत हार्ड आया, आप कह ही नहीं सकते हैं। तब आप कहिएगा थोड़ा सा हम पढ़ लेते, सर वाला देख लेते चैनल को या यूट्यूब को, तो ये तो नहीं क्वेश्चन छूटता या ये समझ में नहीं आता, ये प्रश्न आप नहीं कर सकते। अब लोकतंत्र की शर्तें, लोकतंत्र होने की क्या शर्तें हैं। कोई देश लोकतांत्रिक देश बनेगा, इसकी क्या शर्तें होगा लोकतांत्रिक होने की शर्तें। अब देखिए, लोकतंत्र का तत्व या शर्तें, जो भी तत्व आप समझ लीजिए। विधि का शासन, तो अनुच्छेद 14 में हम लोग पढ़ते हैं विधि के समता संरक्षण, आखिर पढ़ते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, उस देश में संविधान हो, तो हम लोग संविधान इसलिए पढ़ते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। तीसरा, स्वतंत्रता होना अति आवश्यक, सब नागरिक स्वतंत्र हो तभी माना जाएगा कि वह देश लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। उसके बाद समानता, समानता। उसके बाद अधिकार, अधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार। लोकतंत्र का तत्व क्लियर हो गया। अगर लोकतंत्र, कोई देश लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र, कैसे जानेंगे कि लोकतंत्र है। तो वहाँ क्या है, विधि का शासन। भारत में कानून का शासन है ना, कानून ही सर्वोच्च है। और विधिक शासन के साथ साथ एक देश का संविधान हो, तो संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, सभी नागरिक को क्या हो, स्वतंत्रता हो, मिला रहे। समानता हो, सबके बीच में समान हो, ऐसा नहीं कि क्षेत्र के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं या गरीबी अमीरी की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। समानता, सबको अधिकार, एक मानवाधिकार जो जन्म के साथ मिलता है, खाने पीने जीने, जिसको 3 शब्द है उसको मानवाधिकार बोलते हैं। और उसी में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक की सारे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। तो लोकतंत्र का तत्व समझ गए कि लोकतंत्र ये है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है बताइए। आप लोग जानते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं?
लोकतंत्र की विशेषताएं मेरा है। लोकतंत्र की विशेषताएं। व्यक्ति मताधिकार, चुनाव, दलीय दल, प्रतिनिधि सरकार, संवैधानिक सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था एवं समिति, लोक प्रशासन एवं नौकरशाह, उत्तरदायी सरकार, ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। व्यक्ति मताधिकार, भारत में कितना उम्र में वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष। व्यक्ति मताधिकार हम लोग पढ़ते हैं, मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में। चुनाव यानी निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 324। देखिए इसीलिए इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं। दल, प्रतिनिधि सरकार, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ जाके सरकार बनाती है तो प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। संवैधानिक सरकार किसको बोलते हैं? जिसको बहुमत प्राप्त है वही सरकार का गठन करेगा, वही दल। ऐसा नहीं कि भारत में जिसको बहुमत नहीं मिला वो सरकार बना लेगा। जो आंकड़ा है 50+1, जितना सीट है उसमें एक अधिक जो लाएगा वही सरकार, तो उसी को कहते हैं संवैधानिक सरकार। मतलब जो बहुमत दल प्राप्त हुआ है वही सरकार बने। निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका है ना भारत में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो पढ़ते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संविधान में, किताब में, लक्ष्मीकांत में, या बहुत बच्चे लुसेंट पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं पता चल गया। संवैधानिक संस्था एवं समिति, बहुत संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पढ़ते हैं ना, अंतर्राज्यीय परिषद। आखिर क्यों पढ़ते हैं? संवैधानिक संस्था एवं समिति, लोकतंत्र की विशेषताएं होना अनिवार्य है। लोक प्रशासन एवं नौकरशाह तो आप पढ़ते होंगे। महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का नीति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन का ये अध्यक्ष, RBI का अध्यक्ष। आखिर क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ना है? तो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, उसमें ये आवश्यक तथ्य है, अनिवार्य है, ये होना ही रहेगा। इतना तभी माना जाएगा कि वह देश लोकतांत्रिक है। लोक प्रशासन नौकरशाह हो ही गया, नौकरशाह में सचिव अध्यक्ष जो होते हैं। उत्तरदायी सरकार, हमारा सरकार जो है भारत में उत्तरदायी की व्यवस्था है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और तो उत्तरदायी की भावना है। तो ये लोकतंत्र हुआ। और हम लोग लोकतंत्र में मुख्य रूप से इतने आयाम को पढ़े, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ये सारे आयाम को समझे होंगे तो निश्चित है कि आप संविधान को आसानी से समझ पाएंगे।
और हमें संविधान में क्या क्या पढ़ना है आपको पता ही चल गया कि संविधान में क्या पढ़ना है। तो लोकतंत्र अगर हम लोग पढ़ लिए तो संविधान को पढ़ लिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र का शासन जो है, लोकतंत्रीय शासन एक, तभी तो हम और आगे पढ़ समझ पाएंगे। एक हम लोग लास्ट लोकतंत्र में लोकतंत्र का गुण पढ़ेंगे। इसको हम लोग लोकतंत्र का गुण यानी क्या गुण है इस शासन का। तो जनहित का कार्य करता है। दूसरा, जनहित के लिए नीति बनाता है। तो हम लोग DPSP पढ़ते हैं यहाँ पे संविधान में, यानी नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे हो गया योजनाएं, जितना योजनाएं हैं सामाजिक कल्याण से संबंधित, आर्थिक कल्याण से संबंधित जो सरकार बनाती है योजनाएं, आखिर क्यों बनाता है? तो लोकतंत्र का गुण है ये। लोकतंत्र में क्या होता है? तो जनहित का कार्य होता है, जनता के मुद्दे से संबंधित कार्य होता है। तो सरकार के द्वारा बहुत योजनाएं चलाया जाता है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, आर्थिक से संबंधित, और जनहित के लिए नीति बनाता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो हम संविधान में पढ़ते हैं वही है नीति निर्देशक तत्व। लोकतंत्र में के गुण में है कि जनहित के लिए यह सरकार जो बनती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो जनहित के लिए कार्य करता है, नीति बनाता है। तो हम लोग DPSP पढ़ते हैं उसी में, अनुच्छेद ये संविधान के भाग 4 में। तो ये लोकतंत्र था, और लोकतंत्र को आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से व्यापक रूप से सभी आयामों के साथ आप लोगों को बताया गया। और आपकी इच्छा, आप इसे देखें या पढ़ें या समझें। मेरा कोशिश था कि आप लोगों को अधिक से अधिक बताने का, समझाने का, कि आप लोकतंत्र पढ़ लें तो संविधान भी आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच पाए और वो समझ पाएँ। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोकतंत्र पढ़ते हैं, बस अब्राहम लिंकन का परिभाषा पढ़ के निकल जाते हैं, उतने से PT में पढ़ते हैं। और अगर PT में घुमा के प्रश्न पूछ देता है तो वो फंस जाते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो आज का क्लास लोकतंत्र के बारे में इतना ही। अगले क्लास में भारतीय लोकतंत्र के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।